हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स बस आ ही चुके हैं, तो इसीलिए हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अब तक हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितने मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए क्योंकि फाइनल एग्जाम है भाई, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। अगर आप सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसी मिस्टेक को दूर करने के लिए हम वो सारे टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं इस लेक्चर में, जिनको आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो यूनिट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स कैरी करती है। अब इस 12 मार्क में से 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले या 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आएंगे, कौन से टॉपिक में से आएंगे, वो सारा आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ना केवल आपको हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, बल्कि उन क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में ताकि आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई ना रोक सके, वो भी बताएंगे। और साथ साथ क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको रिवाइज कैसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रिवीजन, तीनों चीजें इस लेक्चर में आपकी कवर कर दी जाएंगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और इनको प्रिपेयर करने से 100% गारंटी है कि आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि एग्जाम में आपको किस पैटर्न के क्वेश्चन दिख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, तो ये आपके हो गए 12 मार्क्स कंफर्म। या फिर ऑप्शन थोड़ी सी चेंज करके 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स वाले भी 3 क्वेश्चंस यानी कि 9 मार्क्स, और टोटल हो गए 12 क्वेश्चंस। चाहे कोई भी पैटर्न आए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 1 मार्क के क्वेश्चन से। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर गेस करिएगा, और अगर आंसर सही होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो अपनी गलती को समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपसे वो गलती दोबारा ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.9, हाउ मच विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आपको तो पता ही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के इक्वल होती है। अगर इनमें से कोई भी एक आपको दी हुई है तो दूसरी माइनस करने पे आपको पता चल जाएगी। यहां पर हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.9 दी हुई है, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, व्हाट विल बी दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी 1 के इक्वल ही होता है। या तो हम कंजम्पशन करते हैं या फिर सेविंग करते हैं, और दोनों 1 के इक्वल ही आती हैं। अगर इनमें से कोई एक गिवन है तो दूसरा माइनस करने पे आपको पता चल ही जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज ₹1000, मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 750, आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपने सेविंग्स की होंगी डिवाइडेड बाय इनकम,
टोटल सेविंग्स ओवर टोटल इनकम। तो सिंपल है, 1000 रुपीज आपकी इनकम है जिसमें से 750 आप कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग्स इतनी की होंगी, 250 ही आपकी सेविंग्स हुई ना, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.25। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, इफ दिस सेविंग फंक्शन इज एस इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2 वाई देन दी एमपीसी इज। अब सेविंग फंक्शन में आपको पता होना चाहिए, सेविंग फंक्शन में हमारा ये फर्स्ट माइनस एस होता है, क्योंकि जब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी सेविंग्स तब नेगेटिव होती है। ऑटोनमस कंजम्पशन की वजह से बिगिनिंग की सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ इनकम। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आपको ये जो 0.2 दिया हुआ है ना, ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर दिया हुआ है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वही फॉर्मूला की हेल्प से जो अभी हमने आपको बताया था। बस यहां पर आपको 0.2 ये दिया हुआ है ना, तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर इज पैरामेट्रिक शिफ्ट इन द कंजम्पशन लाइन देन डैश। अगर कंजम्पशन लाइन में एक शिफ्ट आएगा, कंजम्पशन लाइन हम किसको कहते हैं, जैसे यहां पर ये सेविंग लाइन का है, ऐसे ही कंजम्पशन लाइन में ये हमारी कंजम्पशन लाइन होती है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पूरी की पूरी स्लोप ही चेंज हो जाएगी। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो कर्व आगे की तरफ, कंजम्पशन अगर कम होगी तो कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी स्लोप ही आपकी चेंज हो जाएगी। सिक्स्थ, गाइडलाइंस इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम गाइडलाइंस भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम लाइन भी कहते हैं, जो कि 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होती है। इसको हम गाइडलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकम एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन और सेविंग्स कितनी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी व्हेन एमपीएस इज 0। सिंपल है, अगर आपका एमपीएस ही 0, आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे, तो सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा, कंजम्पशन। वहीं पर इफ एमपीएस इज 1, तो एमपीसी क्या होगा, ऑब्वियसली 0। अगर आप सारा का सारा सेव कर रहे हो तो कंजम्पशन तो 0 बचेगी ना, चेंज इन कंजम्पशन आपकी 0 होगी। नेक्स्ट है, इफ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होना मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी डिमांड बढ़ा रहे हो, लेकिन मार्केट में सप्लाई कम है, देन नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी विल बी। इसका नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ऑप्शन ए, इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। सेकंड, व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेन एग्रीगेट सप्लाई फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम पड़ जाए, डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट है ही नहीं अवेलेबल, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया, आंसर तो इंक्रीज ही आएगा ना। अगर डिमांड ज्यादा है, मार्केट में लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसलिए इनकम इंक्रीज होगी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, What happened to the level of national income when aggregate supply exceed। अब यहां पर कह रहे हैं अगर सप्लाई बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड, यानी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इकोनॉमी की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो इनकम कहां से बढ़ेगी। 12th क्वेश्चन, इफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल। इक्वल होने का मतलब है
कि ये भी आपके 0.5 है और ये भी आपके 0.5 है, क्योंकि दोनों को मिला के 1 आता है ना, इसलिए इक्वल कर दिया हमने। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक तो हमारे पास ये होता है और दूसरा ये भी होता है। तो सिंपल वैल्यू पुट करो, ये आपका आ जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। 13, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लाई? ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करोगे तो मार्केट में इनकम की मल्टीप्लीकेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सेव करना लग जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा ही नहीं, और लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं आएगा तो मल्टीप्लायर वर्क ही नहीं करेगा, मार्केट में मनी की सप्लाई रुक जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। वहीं पर अगर एमपीसी कंजम्पशन और मल्टीप्लायर के बारे में पूछते तो रिलेशन पॉजिटिव होता, क्योंकि जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा हाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम 1 तो होगी ही ना, क्योंकि देखो सिंपल है, मान लो आप सारा का सारा पैसा सेव कर रहे हो, आपका जो एमपीएस है वो 1 है, तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का ये, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 एटलीस्ट 1 तो आएगा, मतलब 1 टाइम्स तो मल्टीप्लीकेशन होगी ना। अगर मैंने कार परचेज की 1 लाख की, तो 1 लाख तो मैंने आपको दिया, तो आपकी इनकम 1 लाख से तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो ये है इन्फिनिटी। अगर सारा का सारा पैसा लगातार बार बार कंज्यूम होते जा रहा है, कोई भी पर्सन किसी भी स्टेज में सेविंग्स नहीं कर रहा, मैंने आपसे कार परचेज की, आपने आगे कार परचेज के बाद मशीन परचेज कर ली, मशीन परचेज करने वाले ने कुछ और परचेज कर लिया, तो पैसा अगर आगे के आगे बढ़ता जाएगा तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आएगा। अगर फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो सिंपल है, मान लो आपने कुछ भी सेव नहीं किया, सारा का सारा कंज्यूम कर दिया, तो इस सिचुएशन में आंसर आएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.1 एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 500 करोड़, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, तो हमें यहां पर प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है ना, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो। सो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं। चेंज इन इनकम हमें गिवन है क्या? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यस, चेंज इन इनकम गिवन है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं, वही तो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको एक्स से ज्यूम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 50 करोड़। ऐसे 17th क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, तो फॉर्मूला पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट हमारे पास है अगर सारे की सारी इनकम हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, इन्फिनिटी। जब हम सेविंग्स कुछ नहीं कर रहे और सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑब्वियसली इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमें यहां पर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताने हैं और मीनिंग बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करोगे? सिंपल है, सबसे पहले आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग लिखना है। हो सके तो कंपोनेंट्स का एक डायग्राम ड्रॉ करना है। कंपोनेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबको फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना, अगर उसके सब पार्ट्स हैं तो उनको भी शो करना। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में जितने भी आपने पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं
मतलब जितने भी पार्ट्स आपने शो किए हैं वो सब आपने एक्सप्लेन करने हैं, चाहे एक एक लाइन में कर दो, चाहे 2 लाइन में कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइंड और डिमांड का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड वर्ड आप 11th में भी सुन के आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड। एग्रीगेट का मतलब यहां पर होता है क्लब्ड, टोटल, कंबाइंड। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो एक सिंगल या मार्केट डिमांड की बात होती है, लेकिन यहां पर पूरी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी में हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात करते हैं, तो इसलिए वर्ड क्या यूज होता है? एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द होल इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के भीतर में पूरी इकोनॉमी ने किसी भी गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड की है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यानी एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में परचेज किए जा रहे हैं सिर्फ उसी को एग्रीगेट डिमांड में काउंट किया जाता है, बल्कि प्लान्ड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी एग्रीगेट डिमांड में काउंट होती हैं। प्लान्ड मतलब अभी परचेज नहीं की गई हैं, लेकिन लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इसको परचेज करेंगे। सो प्लान्ड हो चाहे एक्चुअल परचेज हो, दोनों ही एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारे पास है प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो नॉर्मल हाउस होल्ड कंजम्पशन या फिर बिजनेस कंजम्पशन जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट हमारे पास आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट का मतलब होता है एलिमेंट्स, मतलब एग्रीगेट डिमांड में हम क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर, और फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला कंजम्पशन वाला और दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी फर्स्ट पार्ट की, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जो प्राइवेट सेक्टर करता है पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेजरली हम इसमें हाउस होल्ड सेक्टर को ही इंक्लूड करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है उसको हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता है लेकिन कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल, स्टॉक, गोडाउन, ये सब ऐड करने के लिए। सो ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो किए तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही जाते हैं, लेकिन ये खर्चे पर्सनल कंजम्पशन में नहीं आते, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट में काउंट किए जाते हैं। सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट ओवर द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ये फर्दर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना एग्जामिनर डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल है, देखो, अगर तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉफिट पर्पस के लिए, जब भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो देखते हो हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, कितना पैसा लगाऊं तो कितना मेरे को वापस आएगा। अगर आप ये सोच के प्रॉफिट मोटिव से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो कहलाती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जबकि दूसरी तरफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपको रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। आ गया रिटर्न तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, हेल्प के लिए कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो लेकिन वापस में कुछ नहीं चाहते। सो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर अपनी पर्सनल यूज के लिए कंजम्पशन करती है,
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। बिल्कुल सिमिलरली जो गवर्नमेंट होती है ना, जो पब्लिक होती है ना, वो भी कंजम्पशन पर्पस के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दो अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर्स करती हैं। सो इसमें हम केवल पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा अगर कोई खर्चा किया जाता है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सहूलत देने के लिए, उनकी कंजम्पशंस की नीड्स को पूरा करने के लिए, ऑफिस में है ना टेबल चेयर्स वगैरह या सैलरी पेमेंट्स करना, ये सब जो हैं वो गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में काउंट किए जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है रोड, ब्रिज, डैम, पुल्स, ये सब बनाने में, तो है तो ये भी खर्चा और पब्लिक सेक्टर का ही है, गवर्नमेंट का ही है, लेकिन ये कंजम्पशन वाला नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, क्योंकि इससे इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती है। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जो हमने इंडिया से सामान बेचा और इंपोर्ट जो हमने दूसरी कंट्री से सामान खरीदा। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितने कंपोनेंट्स हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब देखो यहां पर आपको सेविंग फंक्शन के बारे में पूछा है। कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन दोनों में से एक आएगा ही आएगा। जब आपको सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम पूछा गया तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने बताना है कि सेविंग्स क्या होती हैं, फिर बताना है सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन बताने के बाद आपको इसका जो टाइप्स हैं वो भी एक्सप्लेन करनी है। हालांकि पूछी नहीं गई हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनको हाईलाइट कर सकते हो एक डायग्राम के फॉर्म में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चाहे एक्सप्लेन ना करो लेकिन इतना लिख जरूर देना। इसके बाद आपको टेबल यानी कि शेड्यूल और साथ में डायग्राम शो करना है, और हो सके तो डायग्राम की ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना। ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, कि डायग्राम देख के आपको क्या पता लग रहा है। सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट होती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करके वो पॉजिटिव हो जाती हैं, इंक्रीजिंग होती हैं, रिलेशन पॉजिटिव होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना। चलिए अब हम जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेविंग फंक्शन के ऊपर है। तो सेविंग फंक्शन है क्या? बेसिकली सेविंग फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं उसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, और हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव करते हैं उसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। और अगर देखा जाए तो इनकम और सेविंग्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन ही होता है। पॉजिटिव इन द सेंस जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कंजम्पशन को कम करके सेविंग्स ज्यादा करता है। सो इट मींस एज देयर इज इंक्रीज इन सेविंग एज देयर इज इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर हम बात करें इसके डायग्राम और टेबल की, तो ये हमारे पास मान लो इनकम का डाटा दिया हुआ है 0, 50, 100, 150, और ये हमारी कंजम्पशन है। पहले लेवल पे हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव आएंगी। इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग्स। ये नेगेटिव होने का मतलब है कि बिगिनिंग में हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बिना कंजम्पशन के तो कोई पर्सन रह नहीं सकता ना। तो इस लेवल पे जो कंजम्पशन होती है उसको हम ऑटोनमस कंजम्पशन भी कहते हैं। किस लेवल पर? 0 लेवल पर। जब इनकम ना हो फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हो तो उसको ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं, और ये हमारी सेविंग्स नेगेटिव। देन 50 माइनस 60 माइनस 10, 0 एंड 10। तो ये सेविंग्स है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो सेविंग्स हमारी 10 से बढ़ रही है। पहले -20 थे, फिर -10, फिर 0, फिर 10।
तो धीरे धीरे 10-10 करके ये बढ़ रही है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, बिगिनिंग में हमारी सेविंग्स नेगेटिव थी क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं थी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती गई, जो शो करती हैं कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एक लिमिट के बाद हम सेविंग्स ज्यादा करेंगे और कंजम्पशन कम, जैसे यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी बेसिक कंजम्पशंस तो पूरी हो चुकी हैं, बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो चुकी हैं। तो अब इस लेवल के बाद अगर किसी की इनकम बढ़ेगी ना, तो वो कंजम्पशन नहीं सेविंग्स ज्यादा करेगा फ्यूचर पर्पस के लिए। अगर इसी टेबल को हम डायग्राम में शो करें तो ये हमारी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होगी। तो सिंपल है, ये हमारी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन आएगी। इसमें ये कर्व 0 लेवल पे है, यहां पर हमारे पास सेविंग्स हमारी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा थे, इसलिए ये नेगेटिव है। इस लेवल पर हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, इसलिए सेविंग्स 0 है। जबकि यहां पर हमारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, इसलिए सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो चुकी है। तो इट शोज कि इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो सेविंग लाइन है वो -20 यानी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और ये 0 पर भी जा चुकी है। यानी जब आपकी इनकम 0 है तब सेविंग्स आपकी नेगेटिव है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी सेविंग की कर्व भी आगे की तरफ बढ़ रही है, जो शो करती है कि इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। ये कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम में आप इनको अच्छे से लिख सके। जहां पर हमारी सेविंग्स 0 होती हैं, कंजम्पशन और इनकम जहां पर इक्वल होती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। चलिए अगर हम बात करें इसको अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो सिंपल है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। यहां पर बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही सेविंग्स फंक्शंस का फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेविंग्स प्लस 1 माइनस बी। बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई वाई। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव सेविंग्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ही बचेगा, मल्टीप्लाई वाई। जल्दी से अब हम इसके टाइप्स को भी स्टडी कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव को, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो सेविंग्स और इनकम के रिलेशन को हम 2 तरीकों से स्टडी कर सकते हैं। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? हम हमारी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हैं उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। मान लो आपकी जो इनकम है वो 1000 है और उसमें से आप 500 सेव कर रहे हो, तो बताओ आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हुई? 0.5। इसका मतलब हम हमारी टोटल इनकम का 50% कंज्यूम करते हैं और 50% सेव करते हैं। तो इसका मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो सेविंग्स जो भी हमने कैलकुलेट की थी -20, -10, 0 एंड 10 ये आई थी। सो -20 डिवाइडेड बाय 0 ये आएगी इंफिनिटी, -10 डिवाइडेड बाय 50 ये आएगी -0.2, 0 डिवाइड बाय 100 0, 10 डिवाइड बाय 150 ये आएगी 0.067। तो इसका मतलब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो सकती है और धीरे धीरे पॉजिटिव जा सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड प्रोपेंसिटी टू सेव की, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या स्टडी करती है? ये हमें पता लगाने में मदद करती है कि हमने हमारी इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन सेव किया है। जैसे मान लो कि पहले आपकी इनकम थी 1000 और अब आपकी इनकम हो गई 1500, तो इनकम में चेंज कितना आया? 500।
तो इंक्रीज्ड इनकम कितनी है 500। इस इंक्रीज्ड इनकम में से आपने कितना सेव कर लिया? मान लो आपकी पहले सेविंग्स थी 700 और अब आपकी सेविंग्स है 900, तो चेंज कितना आया 200। तो यहां पर हम लिखेंगे 200। तो 5 और ये 200 और 500 डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। So clear? So marginal propensity to save is the relation between change in savings divided by change in income. या फिर हम इसको कह सकते हैं it is the ratio. Marginal propensity to save is the ratio between change in savings over change in income. तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको भी अगर हम प्रेजेंट करें तो ये -20, -10, 0, 10। सबसे पहले हम चेंज इन इनकम फाइंड आउट करते हैं। हमारी इनकम कितनी चेंज हुई है? हर बार 50-50 से हमारी इनकम बढ़ रही है। सो 50, अगेन 50, अगेन 50। तो 0 से 50 हुई, 50 से 100, 100 से 150। सेविंग्स में कितना चेंज आया? सिंपल है, पहले -20 थी, अब -10 हुई। तो 10 नंबर से हम इंप्रूव किए ना, हम सेविंग्स 10 नंबर से बढ़ा दिए। -10 से 0 हो गई, तो अगेन 10 नंबर से इंप्रूव किए। 0 से 10 हो गई, अगेन 10 नंबर से इंप्रूव किए। सो 10 डिवाइड बाय 50, 10 डिवाइड बाय 50, 10 डिवाइड बाय 50 एज पर फॉर्मूला चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। तो हर बार 10 है चेंज इन सेविंग्स और हर बार 50 है चेंज इन इनकम। तो हर बार आंसर भी सेम ही आएगा, दैट इज 0.2, 0.2 एंड 0.2। चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर था। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी लेंथी है। अभी हमारे पास एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस भी हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।